व्हाट इज टैक्स बेसिकली, डेफिनेशन ऑफ टैक्स क्या है? जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दो तरह के टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनकम पे होता है पर्सन के, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे है फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम्स ड्यूटी है, सेल्स टैक्स ड्यूटी है, वो इनडायरेक्ट कहलाते हैं। टैक्स, ड्यूटीज, लेवीज, क्या ये सारी चीजें सेम है या इनमें कोई डिफरेंस है? नहीं, इसमें टेक्निकली डिफरेंस है। ड्यूटी जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जो है वो लगती है, और जो टैक्स है वो इनकम पे लगता है। अवाम का भी यही एक शिकवा रहता है कि हमारे जो टैक्सेस हम क्यों पे करें, क्योंकि जो हमें स्कूल है वो हम प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम जनरेटर यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास है नहीं। टैक्स ना देना जो है ना वो एक ट्रीजन के उसमें आता है कि आप बगावत कर रहे हैं, सिविल डिसओबीडियंस के उसमें आता है। तो वो क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता कि आप टैक्स नहीं देंगे। अगर आप एक मुल्क में रहते हैं तो सबसे बड़ा जुर्म अगर वेस्ट में कोई है तो वो टैक्स डिफॉल्ट करना है। हेलो एवरीवन, मैं हूं हमाद अहमद खान एडवोकेट, और आप सबको द लीगल फोरम की पॉडकास्ट सीरीज लीगल टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। आज इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शहाब इमाम साहब, जो कि एक एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और टैक्स लॉ में प्रैक्टिस करते हैं। आज हम उनसे जानेंगे टैक्स लॉ और कस्टम ड्यूटीज़ के बारे में, और ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर रहा है टैक्सेशन के हवाले से। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया। सर, मेरा सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन है कि भाई, मेरा हर एक गेस्ट से ये क्वेश्चन रहता है कि आप इस लीगल प्रोफेशन में किस तरह से आए। इससे पहले चूंकि मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था तो आपने एफपीआर में भी काम किया है, कस्टम्स में भी किया है, तो आपकी क्या जर्नी रही है? काइंडली अपनी जर्नी थोड़ी सी शेयर करें हमसे। देखिए, वैसे तो मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, और उसके बाद मैंने सीएसएस किया, और पहले अटैम्प्ट में मैं ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में मेरी लोकेशन हुई। उसके बाद मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया, फिर मैं पाकिस्तान कस्टम्स में लोकेशन हुई, और ड्यूरिंग डिफरेंट असाइनमेंट्स जो है वो लॉ और लीगल से जुड़े रहे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है लीगल प्रोफेशन की तरफ आते चले गए। और फिर 2018 में मैंने प्री मेच्योर वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, और 11-12 साल पहले अपनी एक्चुअल रिटायरमेंट से पहले मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, चूँकि 25 साल मेरे पूरे हो गए थे। और 2019 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लाइसेंस मिला, 2020 में हाई कोर्ट में इनरोलमेंट हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह तब से जो है वो काफ़ी ज़्यादा केसेस कर रहे हैं। और हम ट्राइब्यूनल्स को भी देखते हैं, हम जो है कमिश्नर अपील, कलेक्टर अपील्स को भी देखते हैं, स्पेशल कस्टम जज के पास भी हैं, एफआईए कोर्ट्स में भी, बैंकिंग कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी, फिर एंटी डंपिंग ट्राइब्यूनल है, कंपटीशन ट्राइब्यूनल है, और इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे केसेस किए हमने ईसीबी में जाके। फिर जो है वो फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल में भी केसेस किए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये सिर्फ टैक्सेशन ही नहीं है, ऑल राउंडिंग ड्रैप के केसेस किए हैं, मेडिकल स्कूल्स के केसेस किए हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की है, और इलेक्शन कमीशन में लोकल गवर्नमेंट के बल्दियाती जो हल्का बंदी है उस पर की है, हाई कोर्ट में की है। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी वैरायटी के केसेस हम करते हैं। तो सर, जो अक्सर हमें देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि आप एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो वाई ओनली लॉ? आप मेडिकल की फील्ड में भी जा सकते थे, तो लॉ ही क्यों? क्योंकि अक्सर लोगों की एक फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मेडिकल होती है, तो लॉ में ऐसा क्या था जो कि आपको कंपल करा? डेस्टिनी लेकर आ गई मुझे सर। मैं तो जाहिर है, अगर मुझे लॉयर बनना होता तो मैं उस वक्त बनता, 5 साल की डिग्री मेडिकल की नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो डॉक्टर बने शौक़ के साथ, और बहुत अच्छे नंबरों से मेडिकल किया। 2 साल जॉब भी किया था मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध में कमीशन पास किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ चीज़ें आपके अख्तियार में नहीं होती। अच्छा सर, टॉपिक पे आते हुए अगर मेरा सबसे पहला आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ टैक्स बेसिकली, डेफिनेशन ऑफ टैक्स क्या है? हम किस चीज़ को टैक्स कहेंगे, किस चीज़ को टैक्स नहीं कहेंगे? देखिए, टैक्स जो है वो एक लिवी को कहते हैं टैक्स, कि आप एक सर्टन जैसे जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दो तरह के टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनकम पे होता है पर्सन के, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे है फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम्स ड्यूटी है, और सेल्स टैक्स ड्यूटी है, वो इनडायरेक्ट कहलाते हैं, जो पास ऑन होते हैं। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्टली उस पर्सन को देना होता है अपनी इनकम पे, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है
वो एंड कंज्यूमर जो है वो उसको बेयर करना पड़ता है। जैसे अगर आप बिजली का लगाते हैं या किसी खाने पीने की चीज़ है तो वो कंज्यूमर पे करते हैं उसको। और इनकम ये है कि कोई फैक्ट्री है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो उसकी जो इनकम है, जो डिफरेंट स्लैब्स हैं, उसके को थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगी तो उतना परसेंटेज ऑफ टैक्स उसको देना होगा। सर जो भी कोई प्राइवेट पर्सन हो, कोई कॉरपोरेशन हो या कोई भी शख्स, वो या तो टैक्स को इवेड या फिर टैक्स को अवॉइड करने की हमेशा कोशिश करता है। तो अगर एकेडमिकली हम बात करें तो ये किस हद तक दुरुस्त है कि किसी एक की वेल्थ लेके आप पब्लिक वेलफेयर के लिए आप उसे यूज़ करें, आप हालांकि वो उस चीज़ के लिए कंसेंट नहीं कर रहा, तो उससे क्यों टैक्स लेना जायज़ है, हालांकि वो उसने इस चीज़ के लिए कंसेंट नहीं किया। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप एक लीगल एंटिटी है, आप एक सिटीज़न है पाकिस्तान के, और आपकी अगर कोई वेल्थ है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो वेल्थ लिजिटिमेट तरीके से आपने एक्वायर की है और आपकी नोन सोर्स ऑफ इनकम से वो जस्टिफाई होती है। और वो जो नोन सोर्स ऑफ इनकम है वो टैक्सेबल इनकम है, और वो अगर आप 10 लाख का है तो आपको एक सर्टन परसेंटेज का आपको टैक्स देना होगा, 40 है तो उसका अलग होगा, और 300 मिलियन से ऊपर जाएंगे तो एक सुपर टैक्स है वो आपको देना होगा। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन योर इनकम कि आपकी इनकम कितनी है। और अच्छा, जो आपकी एनजीओज होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो टैक्स एग्जेम्पशन होती हैं, उनको दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर आप फिलंथ्रोपी कर रहे हैं, आपको वेलफेयर कर रहे हैं, तो उस पर टैक्स नहीं है। वो इनकम जो इनकम टैक्स है सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 में वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन दी हुई है, उसके तहत उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है एग्जेम्पशन का, और वो उनका इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसी तरह कस्टम्स में अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज़ इंपोर्ट करती है तो उसको कस्टम ड्यूटी जो है चैप्टर 99(13) और चैप्टर 99(14) में अगर वो फॉल करता है, गिफ्ट है, किसी ने उसको गिफ्ट की है, फिलंथ्रोपी में आई है, डोनेशन में आई है, तो वो ड्यूटी फ्री होके हो। सेल्स टैक्स जो है वो अभी 2022 में एक स्पेशल वो आया था बजट, तो उसमें उन्होंने जो 6 शेड्यूल जो एग्जाम्पशन का होता है सेक्शन 13 का, उसमें उसको जो एंट्री 52 थी उसको डिलीट कर दिया था। उसमें प्रोविंशियल, उस फेडरल गवर्नमेंट एंड ऑल हॉस्पिटल्स और आपकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उन पे सेल्स टैक्स लागू नहीं होता था। 6 महीने वो डिलीट रहा। उसके बाद फिर 2023 का जो फाइनेंस एक्ट आया तो उसमें उन्होंने उसको रिवाइव किया, और वो सीरियल 165 पे दोबारा आया, मगर उसमें इन्होंने फेडरल हॉस्पिटल्स, प्रोविंशियल हॉस्पिटल्स निकाल दिए, और सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको रखा है, और ये भी डिलीट कर दिया जो एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर भी सेल्स टैक्स लगा दिया। ठीक है सर, हम डिफरेंट टर्म्स सुनते हैं जैसे कि टैक्स, ड्यूटीज, लेवीज, कि ये सारी चीज़ें सेम हैं या इनमें कोई डिफरेंस है? नहीं, इसमें टेक्निकली डिफरेंस है। ड्यूटी जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो है वो लगती है, और जो टैक्स है वो इनकम पे लगता है। सेल्स टैक्स जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी वो ड्यूटी है, फिर सेस होता है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो सेस इनकी सबकी फीस है, तो इनकी अपनी रेगुलेटरी ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी है। तो ये एक ड्यूटी है, और उसके बाद उसकी मुख्तलिफ स्पीशीज़ है। रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो तब लगती है जब आपकी मार्केट प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हो। एडिशनल ड्यूटी इस वजह से लगती है कि जो आपका टैरिफ इम्बैलेंस है उसको करने के लिए। एंटी डंपिंग तब लगती है जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कंट्रीज़ हैं, जो गुड्स फ़र्ज़ करें कि चाइना में एक चीज़ $100 की बन रही है और वो यहाँ आके $90 की बेचें, तो वो डंप कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, आपकी लोकल इंडस्ट्री को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम अगर चीज़ें बेच रहे हैं तो उस पर एंटी डंपिंग लगती है। तो इस तरह से ये पूरी डिफरेंट ड्यूटीज़ की डिफरेंट कॉनोटेशन है, डिफरेंट इनकी जो है वो। सर ये एंटी डंपिंग का आपने एक वर्ड यूज़ किया, क्या आप इसे थोड़ा सा मेरे ऑडियंस के लिए एलिब्रेट कर सकते हैं कि ये क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है? देखिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी इस तरह से होती है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ अपने प्रोडक्ट्स को आपकी कंट्री में भेज रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए, चूँकि वो डंप कर रहा है और आपकी डोमेस्टिक मार्केट को ख़राब कर रहा है, तो फिर यहाँ पे नेशनल टैरिफ कमीशन है, वहाँ पे वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसको एजिटेट करते हैं, और उसके बाद वो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसकी पूरा एक फार्मूला है, उससे वो कैलकुलेट किया जाता है, और फिर वो अगर ये साबित हो जाए कि ये
डंप कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से सस्ती चीज़ों को यहाँ भेज रहे हैं, तो फिर उतने परसेंटेज की एंटी डंपिंग लगती है जितना उसका जो जितना मार्जिन कम है उसको वो बैलेंस कर देता है, जितनी मार्केट को इंजरी हो रही हो। सर बेसिकली मेरा इसमें क्वेश्चन अगेन ये है कि अगर आपकी मार्केट में एक चीज़ सस्ती आ रही है, एट द एंड वो एंड कंज्यूमर जो है उससे तो फायदा है, उससे तो सस्ती चीज़ मिल रही है, नहीं, तो गवर्नमेंट को इसमें क्या इशू हो सकता है? कंज्यूमर का इशू नहीं होता। आपको अपने डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है, जो कॉमन मैन को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, आपकी इकोनॉमी जिस पे चल रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रही है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ हो रही है, वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। आप बीइंग एन एक्सपर्ट, आप टैक्सेशन के एक्सपर्ट हैं, तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में टैक्सेशन के हवाले से मेन क्या इश्यूज़ हैं? हम देखते हैं कि बहुत सारी हैवी ड्यूटीज़, हैवी टैक्सेस जो है वो इम्पोज़ किए जा रहे हैं, तो क्या हैवी टैक्सेस को इम्पोज़ करना मार्केट के लिए और इकॉनमी के लिए सूटेबल है, या टैक्सेस को कम करना? देखिए, मेरा तो डिफरेंट माइंड है कि जब अगर रिस्ट्रिक्टिव रिजीम हो टैक्सेशन का, तो इसका मतलब है कि जो टैक्स मशीनरी है, जो इकोनॉमी है, वो सही तरह नहीं चल रही है। पुराने वक्तों में वो बादशाह जो ज़्यादा टैक्सेशन करते थे, ओवर टैक्सेशन करते थे, तो उनका जो रिजीम है वो फेलियर कंसिडर किया गया है। आप अभी जो रिसेंट इन्होंने चेंजेस की हैं कि जो एक्सपोर्टर्स पे इन्होंने उनको नॉर्मल रिजीम पे लिया है 29% पे, तो 29% पे लाने से एक तो उनका ऑडिट होगा, और उनकी जो पहले वो फिक्स रिजीम में थे 1% पे। तो अगर आप पाकिस्तान, तो फॉरेन रेमिटेंस और एक्सपोर्टर्स के ही मुरन मन्नत चलता है, और जो गैप होता है वो फिर आप लोन लेके वो पूरा करते हैं। तो अगर जो एक्सपोर्टर्स जो काम कर रहे हैं उनको आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो ये तो डिजिटल वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज है, तो वो फ्लाई कर जाएंगे आपके पास से, ऑर्डर कहीं और से लेके और कहीं और कर देंगे। तो हैवी टैक्सेशन जो है, और आपके जो टैक्सेशन मशीनरी है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने जो है वो उनको शिकार बना के टैक्सेशन मशीनरी के सामने डाल दिया। तो आपको, आप देखिएगा जब अगले साल जब टैक्स आएगा एक्सपोर्टर की तरफ से, तो वो कम होगा। तो ये रिस्ट्रिक्टिव रिजीम, जैसे जनरल मुशर्रफ के दौर में शौकत अजीज़ का था, तो यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट कर दी थी, ऑडिट क्लोज कर दिया था, सबसे ज़्यादा जो है वो टैक्स जमा हुआ था। लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के और ख़ुद वॉलंटरी तौर पे टैक्सेस डाले थे। ये तो एक प्रिज्म का एक वो है, साइड है। दूसरी साइड ये कि हमारे जो टैक्स कल्चर नहीं है, लोग टैक्स देना नहीं चाहते, ट्रेडर्स नहीं देना चाहते, स्ट्राइक कर देते हैं। तो जो लोग टैक्स नेट में, जो सैलरीड क्लास है या जो लिमिटेड कंपनी है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, सिर्फ उन्हीं को टैक्स किया जा रहा है। जो लोग दूसरे हैं वो टैक्स नेट में आना नहीं चाहते। तो अगर लोग टैक्स नेट में नहीं आएंगे और इनकम उनकी अरबों खरबों रुपए की है, तो फिर कैसे जो है वो टैक्स जमा होगा? सर यही मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी था कि हम अक्सर सुनते भी हैं, देखते भी हैं ये चीज़, बीइंग अ लॉयर हम इस चीज़ को नॉर्मली देखते भी हैं कि हमेशा जो सैलरीड क्लास तो टैक्स पे कर रही होती है, लेकिन जो बिजनेस क्लास है, जो ट्रेडर्स हैं, वो जैसे कि आपने भी कहा वो टैक्स पे नहीं कर रहे। तो कहाँ पे फ्लॉज हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स नीड हैं, स्टेट क्यों कलेक्टर से नहीं कर पा रही टैक्स? इस वजह से नहीं करा रही कि एसोसिएशन बनी हुई हैं, माफियाज हैं, और वो सिस्टम को जैम कर देते हैं। रेट ऑफ लॉ कमज़ोर है पाकिस्तान की, और उसमें जो है वो ये एक रीज़न है। मगर एक बात जो लोग इग्नोर करते हैं कि टैक्स जितना भी जमा होता है, जो भी टारगेट है, वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पूरा कर देता है। मगर होता ये है कि आप आईपीपीज़ में आपका रेवेन्यू ब्लीड हो रहा है, बैंक 24% पे लैंडिंग कर रहा है, वहाँ आपका ब्लीड हो रहा है। आपका जो पीएचडीपी प्रोग्राम है जो प्रोविंसेस में होता है, वहाँ आपका ब्लीड हो रहा है। आपके एक्सपेंडिचर साइड पे जितना आप पैसा जमा करते हैं वो सारा उड़ा देते हैं। तो जितना भी टैक्स जमा होता है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता, फिर वो गैप एक आ जाता है, फिर वो ऑनगोइंग जो है वो कैरी फॉरवर्ड होके जो डिफिसिट है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। टैक्स पूरा जमा नहीं हो रहा, मगर जितना जमा हो रहा है तो क्या वो यूटिलाइज सही तरह हो रहा है? नहीं। अभी आप देखेंगे असिस्टेंट कमिश्नर्स को गवर्नमेंट ऑफ सिंध 138 वीगो डाले ख़रीद के दे रही थी, जो कि 2 करोड़ का एक एवरेज वीगो डबल केबिन है। तो क्या ग्रेड 17 के ऑफिसर को इसकी ज़रूरत है? क्या उसकी इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि वो उसको 2 करोड़ की गाड़ी दी जाए, और वो भी 138? तो जब तक ये किकबैक और एक्सपेंडिचर साइड पे आप चीज़ को करेक्ट नहीं करेंगे, इस पूरी चीज़ के 2
इस इक्वेशन में दो कंपोनेंट्स हैं, एक टैक्सेशन है, रेवेन्यू कलेक्शन है, और दूसरा है एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू जितना भी आप टारगेट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देते हैं वो पूरा हो जाता है एक्सपेंडिचर साइड पे, जबकि इनको सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज भी मिल गया और हर चीज़ पे इन्होंने लगा दिया, स्कूल पे भी लगा दिया, जो सर्विसेज नहीं है उस पर भी लगा दिया, टेंजिबल इंटेंजिबल सर्विसेज पे भी लगा दिया। उसके बावजूद जो है वो गैप पूरा नहीं हो रहा। सर बेसिकली अवाम का भी यही एक शिकवा रहता है कि जो यूटिलाइजेशन की जहाँ पे बात आ रही है कि हमारे जो टैक्सेस हम क्यों पे करें, क्योंकि जो हमें स्कूल है वो हम प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम जनरेटर्स यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास है नहीं। तो क्या वो इस उसमें आर्गुमेंट बेसिकली ये डेवलप करना चाह रहे होते हैं कि हमें टैक्स नहीं देना चाहिए? तो क्या आप इस आर्गुमेंट को जस्टिफाइड समझते हैं? और दूसरा मेरा इसमें कनेक्टेड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ आवर टैक्सेस? हम जो टैक्स पे करते हैं स्टेट उसको किस तरह से, किस प्रोपोर्शन में यूटिलाइज करती है? देखिए, आपके रेवेन्यू कलेक्शन जो टैक्सेस है ना, वो आपका जो टोटल रिक्वायरमेंट है आपकी, वो एग्जैक्ट फिगर्स इस वक्त मेरे पास नहीं है, मगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 44% हम जो हमारा रेवेन्यू रिक्वायर्ड है मुल्क को चलाने के लिए, तो ड्यूटी टैक्सेस और मुख्तलिफ जगहों से जो पैसे जमा होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 44% कर पाती है। बाकी जो है 42% वो लैंडिंग करती है और जो 6-8% है वो बैंक से लैंडिंग करती है, इस तरह, और कुछ परसेंटेज प्रोविंसेस कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें होती हैं। टैक्स ना देना जो है ना वो एक ट्रीजन के उसमें आता है कि आप बगावत कर रहे हैं, सिविल डिसओबीडियंस के उसमें आता है। तो वो क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता कि आप टैक्स नहीं देंगे। अगर आप एक मुल्क में रहते हैं तो सबसे बड़ा जुर्म अगर वेस्ट में कोई है तो वो टैक्स डिफ़ॉल्ट करना है। तो यू आर नॉट सपोज टू डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब वो एक देखें, पानी आता है, लॉ एंड ऑर्डर भी अब मेंटेन हुआ है, ऐसा नहीं है, मुल्क की एक हैसियत तो है, एयरपोर्ट्स भी चल रहे हैं, ट्रेन्स भी चल रही हैं, पेट्रोल भी अवेलेबल लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कोई कोलैप्स कंट्री है या कोई बनाना रिपब्लिक है, मगर उसमें ज़ाहिर है डिफिशेंसीज हैं, उसमें कई शॉर्ट फॉल्स हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, जिसको आने वाले वक्त में, अमेरिका भी 150 साल पहले ऐसे ही था, यूरोप भी ऐसे ही था। तो आहिस्ता आहिस्ता हम सिविलाइजेशन के टेल पे हैं, हम बैक बर्नर पे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें चलेंगी तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान भी एक प्रॉस्पेरस ब्यूटीफुल कंट्री होगा, इकोनॉमिक पावर इंजन बनेगा, और जो हमारी यूथ है आने वाले वक्त को वो डेफिनेटली इनकैश करेंगे और इस पाकिस्तान को इस हॉट वाटर से निकाल के ऑन द रोड ऑफ प्रॉस्पेरिटी लेके जाएंगे। सर लोग कंफ्यूज्ड हैं, लाइक अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल उठा के देखें तो वहाँ पे जैसे कि आपने डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की भी बात की, वहाँ पे काफ़ी सारे टैक्सेस होते हैं और कुछ टैक्सेस का नाम तो इस तरह से होता है एडिशनल टैक्स। तो वो कौन से मेजर टैक्सेस हैं जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन नॉर्मली पे करता है या उसे पे करने चाहिए? देखें, आपके ये कंज्यूमर टैक्स है वो पे करता है, कुछ टैक्सेस प्रोविंस के होते हैं, एक्साइज वगैरह के, कुछ टैक्स फेडरल के होते हैं, कुछ प्रोविंसेस के होते हैं, कुछ लोकल गवर्नमेंट के होते हैं। जैसे लोकल गवर्नमेंट के म्यूनसिपल टैक्स है, आपका वाटर टैक्स है, कंजर्वेंसी टैक्स है, फिर प्रॉपर्टी टैक्स है, फिर आपका जो है ये टेलीविज़न का भी फ़ीस होती है, फिर रेडियो की भी होती है। तो ये एक सारी मगर थोड़ी चीज़ें होती हैं, और ज़ाहिर है वो टैक्सेस हैं, वो लिवी हैं, सब पे करते हैं, पे करना चाहिए। सर फेडरल टैक्स और प्रोविंशियल टैक्स में क्या डिफरेंस है? क्या ये कोई मतलब और कब से है ये? देखिए, ये शुरू से है। कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में है, कुछ पहले कॉन्करेंट लिस्ट में थे, 18 अमेंडमेंट में वो डिलीट हो गए हैं। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, म्यूनसिपल टैक्स है, वाटर टैक्स है, ये लोकल गवर्नमेंट और सूबाई टैक्सेस हैं। सेस है, जैसे जैसे आप पोर्ट को यूज़ करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड को कंटेनर्स ये यूज़ करते हैं, तो वो एक 1% या 0.5% सेस है जो मूवमेंट ऑफ हैवी ट्रैफिक है। तो ऑल इम्पोर्टर्स जो हैं या एक्सपोर्टर्स हैं उनको वो पे करना है, जो आपके सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, तो वो सेस कहलाता है, CESS सेस। तो वो इसी तरह से जो है वो एग्रीकल्चर साइड पे आबियाना लगा हुआ है, और वहाँ पे भी डिफरेंट टैक्स होते हैं एग्री। तो हर सेक्टर के जैसे आपका एक्साइज में आप जाएं तो गाड़ी व्हीकल टैक्स है, मोटरसाइकिल टैक्स है, फिर इंश्योरेंस का है। तो इस तरह से बहुत सारी डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ को आप, अगर आप गाड़ी के लिए जा रहे हैं और एक्साइज टैक्स देंगे
तो वो प्रोविंशियल है, ज़ाहिर है। तो जो सब्जेक्ट प्रोविंस के हैं और वो टैक्सेबल हैं तो वो प्रोविंस के उसमें आते हैं। जो फेडरल में जो है वो कस्टम्स और इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स एंड गुड्स हैं, बस दैट्स इट। बाकी जितने टैक्सेस हैं वो प्रोविंसेस में। सर बेसिकली इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं पूरी रियासत में? जैसे हम फेडरल टैक्स की बात कर रहे हैं, प्रोविंशियल की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से इदारे हैं जो कि टैक्स कलेक्शन जिनकी जिम्मेदारी है ये जो टैक्स कलेक्ट करते हैं? देखें, सर्विसेज पे तो अभी जैसे सिंध में सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज करता है। एक्साइज डिपार्टमेंट जो है, जो एक्साइज लगी हुई है प्रोविंशियल, वो करती है, और प्रॉपर्टी टैक्स भी एक्साइज डिपार्टमेंट लेता है। इसी तरह जो एग्रीकल्चर का जो है डिपार्टमेंट, वो एग्रीकल्चर की जो है वो वहाँ के टैक्स लेते हैं। तो जो सब्जेक्ट जिस डिपार्टमेंट का है वो डिपार्टमेंट वाइज उसको लुक आफ्टर करते हैं। इसी तरह जैसे आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, तो आपका जो नक्शा पास करने की जो फ़ीस है, और इसी तरह लोकल गवर्नमेंट में जो केएमसी की जो चीज़ें तो वो केएमसी करती है। और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये बनाया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन्होंने, तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट की एरिया में आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करती है। तो इस तरह से वो डिवाइड हुआ हुआ है। फिर इसी तरह कैंट बोर्ड्स हैं, तो जो कैंटोनमेंट एरियाज़ में हैं तो वो कंजर्वेंसी, प्रॉपर्टी टैक्स, गार्बेज लिफ्टिंग वो लोग करते हैं। सर अगर पर्टिकुलर हम टैक्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन टैक्स जो है वो इनकम टैक्स है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कम से कम कितनी आमदनी हो कि इनकम टैक्स आप पे जो वाजिबुल अदा हो 6 जाता लाख से है, ऊपर है, 6 और लाख से नीचे। वो कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है? उसका एक पूरा फार्मूला, वो बहुत टेक्निकल जो है, वो मैं समझता हूँ कि आम ऑडियंस को वो फार्मूला क्या बता नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा क्या वो परसेंटेज यूनिफॉर्म है या डिफरेंस है? डिफरेंट है वो, ज़ाहिर है। वो अब 10% है, फिर 15 होती है, फिर 20, फिर 30, और इस एक ख़ास के बाद फिर स्पेशल टैक्स आता है जिसको सुपर टैक्स कहा जाता है। वो 4C, सेक्शन 4C के तहत नाफिज़ुल अमल होता है। नेक्स्ट मेजर टाइप ऑफ टैक्स है वो कस्टम्स ड्यूटीज़ होती हैं। कस्टम ड्यूटीज़ कब हमें अदा करनी होती हैं और वो क्या चीज़ हैं कस्टम ड्यूटीज़? बेसिकली पर्पस क्या है इनका? देखिए, कस्टम ड्यूटी 0 से 20% है। उसके 4 स्लैब्स हैं, 0, 3, 6, 11 एंड 20। ठीक है। और वो जो आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं, चाहे वह जहाज़ से आए या हवाई जहाज़ से आए, तो एट द टाइम कमर्शियल क्वांटिटी में जो भी गुड्स आएंगे, उस पे आपने जो डिपेंडिंग अपॉन द टैरिफ, पाकिस्तान कस्टम टैरिफ है, उसमें उनने हर एक गुड्स क्लासिफाई होता है। एक हार्मोनाइज्ड कोडिंग सिस्टम है, HS कोड कहलाता है वो, उसके तहत वो क्लासिफाई होके उस PCT में फॉल करेगा। उस PCT में जो नेशनल टैरिफ कमीशन ने जो उसके ऊपर लीवी लगाई है, उसमें एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी हो सकती है, उसमें रेगुलेटरी ड्यूटी भी हो सकती है, उतनी ड्यूटी उस पर लग जाएगी। फिर आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जैसे हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मलेशिया के साथ है, श्रीलंका के साथ है, इंडोनेशिया के साथ है, चाइना के साथ है। तो फिर अगर 20% है और अगर आपके पास फ्री ट्रेड का वो है, FTA सर्टिफिकेट है इशूड बाय दैट एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो वो उसके भी डिफरेंट स्लैब्स हैं, 5, 7, 8। तो उतना जो है वो आपको डिस्काउंट मिल जाता है कस्टम ड्यूटी की कलेक्शन में। जी सर, दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो टैक्स फ्री जोन हैं जहाँ पे कोई कस्टम ड्यूटीज़ नहीं होती, और हम ये देखते हैं कि वो बिजनेस के हवाले से हमसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर अगर रॉ मटेरियल मंगाता है उस पर भी उसे कस्टम ड्यूटी देनी है, तो ये एट द एंड जो मैन्युफैक्चरर को कंपटीशन में डिस्करेज करेगा या नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ना, वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ऐसा क्वेश्चन होता ये है कि जो मैन्युफैक्चरर्स मंगाते हैं रॉ मटेरियल, अगर वो एक्सपोर्ट कमोडिटी बनाते हैं तो वो ड्यूटी फ्री होता है। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम्स हैं, EFS कहलाती हैं, उसके तहत वो इंपोर्ट होते हैं और ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री इंपोर्ट होते हैं, और वो कमोडिटी बन के एक्सपोर्ट हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरर्स का तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है उनको। और फिर 5th शेड्यूल है, उसमें बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जिस पे ड्यूटी ज़ीरो हो जाती है अगर आप 5th शेड्यूल में क्लेम करें तो। और 5th शेड्यूल में एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगती। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा टेक्निकल हैं कि वो आम पब्लिक के लिए ये डाइजेस्ट करने वाली बातें हैं नहीं। बेसिकली सर, ये हमारा जो चैनल है लॉयर्स के लिए है, तो लॉयर्स भी ये चीज़ें समझना चाहते होते हैं, तो आम पब्लिक के से ज़्यादा हम जो है लॉयर्स को फोकस किए हुए हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन PCT हेडिंग्स और HS कोड्स जिसे आपने जिक्र किया, तो ये क्या चीज़ें होती हैं? देखें, ये समझें कि पेडेग्री होती है ये पूरी। ठीक है। HS कोड जो है वो आपका इंटरनेशनल हार्मोनाइज कोडिंग सिस्टम है, और जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इसको लुक आफ्टर करती है। और इसमें जो 6 डिजिट्स होते हैं शुरू के, वो कॉमन होते हैं।
और आखिरी 2 डिजिट्स जो होते हैं वो हर कंट्री अपने हिसाब से उसको क्लासिफिकेशन में ऐड करती है। और वो ये बताती है, पहले 2 जो डिजिट्स होते हैं वो बताती है कौन से चैप्टर में फॉल करेगा। फिर अगले 2 जो डिजिट्स होते हैं वो बताते हैं कौन सी उसके सब चैप्टर कौन से हैं। फिर अब इसी तरह से ये पूरी उसका पेडेग्री के तौर पे होते हैं। 6 जो डिजिट्स होते हैं एचएस कोड के, वो इंटरनेशनली कॉमन होते हैं। उसके बाद 7 और 8 दुनिया में लोग अपने तौर पे लगाते हैं, और 9 और 10 यूएस 10 डिजिट्स में चलता है। तो यूएस में एचएस कोड 10 डिजिट्स का होता है, वर्ल्ड में 8 डिजिट्स का होता है। और 6 डिजिट्स जो हैं शुरू के, वो कॉमन है पूरी वर्ल्ड के लिए। फिर हर कंट्री अपने हिसाब से उसको फर्दर क्लासीफाई करता है उसको। फिर उसमें सिंगल डिजिट होता है, सिंगल डिजिट ये हेडिंग होती है। फिर उसके बाइफर्केशन में 2 डिजिट्स आते हैं, 2 डैश होते हैं। और उसके 2 डैश के नीचे फिर 3 डैश होता है, 3 डैश के नीचे फिर 4 डैश होता है। ठीक है सर, ये तो सारी बात हो गई लॉ की। अब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें कि कस्टम क्लियरेंस का प्रोसीजर पूरा क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेनर पर से मैंने स्पाइसेस का एक कंटेनर मंगा लिया, इंपोर्ट करवा लिया, पोर्ट पे वो पहुंच गया। अब कस्टम क्लियरेंस का इस पे सारा प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से ये किया जाएगा? देखें, उसमें आपको गुड्स डिक्लेरेशन होती है सेक्शन 79 के तहत, वो आपने फाइल करनी होती है। ठीक है, अब पहले बिल ऑफ एंट्री कहलाती थी, उसकी 4 कॉपियाँ होती थी, बड़ी बड़ी शीट्स होती थी और वो मैनुअली भरी जाती थी। फिर ये पैक्स सिस्टम आया 2005 में, और फिर 2011 में वेब बेस्ड वन कस्टम सिस्टम आया, ऑनलाइन हो गया। उसमें ये होता है कि आपके पास एक अपना यूज़र आईडी होता है इंपोर्टर का, वो यूज़र आईडी आगे क्लियरिंग एजेंट को देता है। या 2 तरीके होते हैं उसको फाइल करने के लिए, या तो मैं इंपोर्टर हूँ, मैं अपनी आईडी पे उसको फाइल कर दूँ, और या आप कोई क्लियरिंग एजेंट हायर करते हैं तो वो फिर आपकी आईडी पे अपनी आईडी से फाइल करता है। तो उसमें 2, ये एबीसी इंडस्ट्रीज थ्रू XYZ क्लियरिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा, अब जीडी जब आप फाइल करते हैं तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें डालते हैं? उसमें आप जो पैकिंग लिस्ट है जो आपको इंपोर्टर देता है वो आप उसको अपलोड करते हैं, या वो खुद अपलोड करता है। उसमें इनवॉइस होती है, उसमें बिल ऑफ लेडिंग होती है, जो शिपिंग लाइन है वो जहाज़ आता है तो वो बीएल भेजता है ऑनलाइन, बिल ऑफ लेडिंग, कि मेरे पास मैनिफेस्ट करता है वो सेक्शन 45 ऑफ कस्टम्स एक्ट के तहत। और वो पूरे जहाज़ में जो सामान आया है कि ये इतने में कंटेनर्स लाया हूँ, ये इनके नंबर्स हैं, और ये इसका कंसाइनर है, ये इसका कंसाइनी है। अच्छा, जहाज़ तो मास्टर बीएल देता है। उसके बाद हाउस बीएल इशू करते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग, कि बाज़ दफ़ा आप शिपिंग लाइन में ये होता है कि आप प्राइवेटली नॉन वेसल ऑपरेटर होते हैं, तो आप लोगों से माल लेके फिर जहाज़ पे चढ़ाते हैं, तो वो फिर मास्टर बीएल के नीचे हाउस बीएल होता है। और उसमें फिर बाज़ दफ़ा वो चेंज भी कंसाइन ही करता है, मगर वो पीछे से ऑर्डर आता है कि इसका नाम चेंज कर दें, अब मैं माल ए को नहीं बी को दूंगा। तो ये तो शिपिंग वाली पार्ट हो गई। VIR पहले जनरेट होती है, वेसल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आती है, फिर मैनिफेस्ट होता है, फिर वो कंप्यूटर में आ जाता है इनके विबॉक्स सिस्टम में। फिर आप वो जीडी फाइल करते हैं। फिर वो चूँकि बीएल फीड हुआ होता है तो उस बीएल अपना बीएल डालते हैं, जैसे मेरा ABC बीएल है, वो डालेंगे तो सिस्टम जाके उस मास्टर बीएल से लेकर आ जाएगा। बीएल आ गया आपका। फिर आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बैंक से वो इशू होता है, वो भी ऑनलाइन आता है। फिर आप बताते हैं कि जी मेरा ये बीएल नंबर है, तो वो सिस्टम में फीड हुआ हुआ होता है, तो वो सिस्टम में जाके विबॉक वहाँ से उसको पिक करता है बैंक की साइड पोर्टल से, और वो ला के इधर लगा देता है। फिर अगर आपके पास कोटा है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का, या आपने लाइसेंस लिया हुआ है एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का, तो आपके पास ड्यूटी फ्री का कोटा है। ठीक है, कि आप कॉटन अगर आपने मंगाई है तो इतने पाउंड आप मंगा सकते हैं। तो उस जीडी में अगर आई है 20 पाउंड, तो आपका जो मास्टर कोटा है वो आप उसका नंबर लिखेंगे, तो उस कोटे में जाके वो -20 को डेबिट कर देगा, बोलेगा 18 का बैलेंस है। और जैसे ही वो बैलेंस ख़त्म होगा, EFS के लाल उस पर आ जाएगा कि भाई कोटा नहीं है, अब आप EFS क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह जो है वो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का कोटा है वो हिट कर जाएगा। फिर ये कोटाज हो गए, उसके बाद फिर आप उसमें डालते हैं कि मुख्तलिफ SROs हैं एग्जामेशंस के, कि सेक्शन आप ये लेते हैं शेड्यूल 5 का एग्जामेशन लेते हैं। फिर दवाइयों पे SROs हैं, फिर सेल्स टैक्स के SROs हैं, वो डिफरेंट, वो आप सारे डालते हैं, क्लेम करते हैं। अगर उस PCT पे वो फीड हुआ होता है,
अगर वो उस पर है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अगर नहीं है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एग्जामिनेशंस का सर हम देखते हैं कि ये एग्जामिनेशंस अभी रुक जाए ना, अभी तो जीडी हम फाइल कर जी रहे हैं। अब आपने जीडी फाइल कर दी, ठीक है, जीडी चली गई, और एक ख़ास अमाउंट आप कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये मेरा माल इतने का, तो वो आप अप फ्रंट पे करते हैं ड्यूटी टैक्सेस, जीडी फाइल हो गई। अब जब जीडी जब फाइल हो गई तो उसके 3 प्रोफाइल हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। ग्रीन वो होते हैं जो एक ख़ास नंबर ऑफ कंटेनर्स को अगर मंगाए 2000 3000, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाती है। ग्रीन का मतलब है कि नो एग्जामिनेशन, नो असेसमेंट, और वो विद इन 6 मिनट जो है वो रीअसेस सिस्टम करता है। अगर उसने देखा कि आपने, अच्छा, फिर वैल्यूएशन रूलिंग है वो फीड हुई भी होती है, फिर उस पीसीटी में वो खुद ही सिस्टम लगा के असाइन टू कैशियर कर देगा अगर कुछ पैसे का डिफरेंस आ गया तो, और अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो वो असाइन टू गेट आउट हो जाएगी और आप जाएं पोर्ट पे और अपना माल ग्रीन चैनल से आप लेके चले जाएं। ग्रीन। और अगर रेड चैनल पे किस तरह से जाएगी? अच्छा, रेड पे ये होता है कि वो एक कुछ कंसाइनमेंट्स या कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो रेड होते हैं, ठीक है, जैसे स्क्रैप है, कपड़ा है, लोहा, जो सेंसिटिव है, जहाँ पे मिस डिक्लेरेशन का ज़्यादा होता है, या कोई नया न्यू कमर आया हुआ है, या किसी को सज़ा के तौर पर रेड कर दिया, तो रेड डायरेक्ट एग्जामिनेशन पे चला जाएगा, ठीक हो गया। फिर हो गया येलो। येलो जाएगा असेसिंग ऑफिसर के पास। अब उसके पास ऑप्शन है कि वो एग्जामिनेशन क्रिएट करे या असेसमेंट करके उसको गेट आउट कर दे, येलो वाला। अच्छा, जब वो क्रिएट करेगा तो उसकी एग्जामिनेशन की अप्रूवल डिप्टी कलेक्टर जो उस ग्रुप का होगा, जैसे लोहा है तो लोहा ग्रुप 5 में होता है, चैप्टर 72, तो उसका जो डीसी होगा उसके पास जाएगा कि आप अप्रूव करना, रिजेक्ट करना। अगर वो देखेगा इसका प्रोफाइल सही है या मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई इसकी कभी कॉन्ट्रोवेंशन नहीं बनी, तो वो अपना डिस्क्रिशन यूज़ करके उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। रिजेक्ट करेगा तो वापस चली जाएगी उसके पास, एग्जामिनर के पास, असेसिंग ऑफिसर के पास, और अगर उसने अप्रूव कर दिया तो एग्जामिनर के पास चली जाएगी। सर इसमें कॉपीराइट्स का भी एक इशू आता है कि इन्फ्रिंज्ड गुड्स होती हैं, उसको भी क्या कस्टम रोक सकती है? रोक सकती है। पूरा इनका वो है, डायरेक्टरेट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट है पूरी, और उसमें SRO 170 है, उसके तहत वो आप कंप्लेन कर सकते हैं कस्टम्स को, और वंस ये वो उसको ब्लॉक कर सकते हैं उस कंसाइनमेंट को। फिर उसका एग्जामिनेशन होता है, और अगर वो वाकई में इन्फ्रिंजिंग गुड्स है, इन्फ्रिंज किया हुआ है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, और उसमें पेटेंट राइट है, 4-5 चीज़ें हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। तो वो ट्रेडमार्क बिजनेस के लिए होता है, कॉपीराइट जो है वो क्रिएशन के लिए होता है, पेटेंट जो है वो कोई आपने कोई नई चीज़ बनाई है उसके लिए होता है, डिजाइन्स डिज़ाइन वगैरह डिजाइन के लिए, में आ तो जाते वो हैं। अगर उसमें फॉल करता है तो हो जाता है। अच्छा सर, अगर किसी जो पार्टीज़ हैं कस्टम्स का और उनका कोई डिस्प्यूट हो जाता है असेसमेंट पे या कैलकुलेशंस ऑफ ड्यूटी पे, देन उनके पास कौन से फॉरम्स मौजूद हैं, क्या देखिए, रेमेडी मौजूद है? फर्स्ट पहले तो AO करता है, फिर AO आपको अप्रेजिंग ऑफिसर, फर्स्ट लेवल जो है वो ग्रेड 16 का होता है। अगर वो आपको समझ में नहीं आया तो आप उसका फर्स्ट रिव्यू डालते हैं, वो जाता है प्रिंसिपल अप्रेजर के पास, वो 17 ग्रेड का होता है। वो आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप सेकंड रिव्यू डालते हैं, वो जाता है असिस्टेंट कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के पास। अगर वो भी नहीं समझ में आता तो फिर आप उसकी अपील करते हैं सेक्शन 193 के तहत कलेक्टर अपील के पास। ये तो उसके बाद हाई कोर्ट्स में भी हम देखते हैं कस्टम्स के नहीं, वो हाई taxes कोर्ट होते में तो वो लोग खुद ही चले जाते हैं रिट पिटिशन में कि ये हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मगर इसके हायरार्की जो है ना, हायरार्की ऑफ अपील जो है वो ये है, अपील्स के बाद जो है वो जाता है ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल से फिर रेफरेंस एप्लीकेशन में हाई कोर्ट जाता है, असेसमेंट के लिए किया है। और अगर आपकी कॉन्ट्रोवेंशन बन गई है, आपने मिस डिक्लेरेशन किया है, तो वो फिर आपका केस बन के जाता है कलेक्टर एडजुडिकेशन के बाद सेक्शन 179 के तहत। फिर वो अगर आपकी जो लिमिट्स हैं कि अगर 50 लाख से ऊपर है तो कलेक्टर करेगा, 30 और 50 के बीच में तो एडिशनल करेगा, 30 से नीचे है तो AC करेगा, 5 और 10 के बीच में है तो AC और प्रिंसिपल अप्रेजर सर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू फॉर योर टाइम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा। नहीं, और बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू किया, बहुत ज़बरदस्त सवालात आपने किए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।